Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. फ्रेंड्स, ये आज की पहली न्यूज रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक ऑर्डर से, जिस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी कंपनी इंडिया में एडवर्टाइज करती है उस कंपनी के लिए अब ये मैंडेटरी है कि वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे। लेट्स टॉक अबाउट इट। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि इंडिया में जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं, ऐसी कंपनीज अपने हर एक एडवर्टाइजमेंट के लिए अब एक सेल्फ डिक्लेरेशन को सबमिट करेगी, जिस सेल्फ डिक्लेरेशन में ये बोला जाएगा कि इस एड में कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है या कोई भी झूठे क्लेम्स नहीं किए गए हैं। मतलब इस एड में जो भी बोला जा रहा है वो बिल्कुल सच है, फैक्चुअली करेक्ट है। इन एडवर्टाइजिंग कंपनीज को अपने इस सेल्फ डिक्लेरेशन को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के ब्रॉडकास्टिंग सेवा पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्स परस्पेक्टिव। फ्रेंड्स, कोर्ट में ये भी एम्फसाइज किया जाता है, कोर्ट में ये भी बोला जाता है कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स जिनको सोशल मीडिया के स्टार्स एंडोर्स करते हैं, जिन एडवर्टाइजर्स में इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं या और कोई पब्लिक फिगर्स होते हैं, ऐसे लोगों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे प्रमोशन करते समय रिस्पॉन्सिबल रहें और अपने ब्रांड नेम को यूज करते हुए कोई डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट ना करें, यानी कि कोई झूठे प्रोडक्ट या झूठे प्रोमिसेस को एडवर्टाइज ना करें। फ्रेंड्स, इस साल ये टॉपिक जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर कई बार डांट लगाई है और उनको ये भी ऑर्डर दिए थे कि वो हर एक न्यूज़पेपर में माफी मांगे कि उनके द्वारा दिखाए गए एडवर्टाइजमेंट्स ठीक नहीं थे, दे वर नॉट फैक्चुअली करेक्ट। ये पूरा इवेंट एक केस स्टडी है विच कैन बी यूज्ड बाय यू इन योर एथिक्स आंसर राइटिंग, तो इस इवेंट को हमेशा ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। इसका कॉन्टेक्स्ट है वेस्ट एशिया में चल रहा इजराइल और पैलेस्टीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट। तो फ्रेंड्स, इजिप्ट कंट्री ने और कतर कंट्री ने एक साथ मिलकर एक प्रपोजल को तैयार किया था, जिस प्रपोजल में पिछले 7 महीनों से चल रही इजराइल और गाजा के बीच की वॉर को रोक दिए जाने की बात की गई थी। और इन अ मेजर डेवलपमेंट, हमास ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। हमास, जो इस 2 साइडेड कॉन्फ्लिक्ट में एक मेजर पार्टी है, उसने बोला है कि वो इजिप्ट और कतर के द्वारा प्रिपेयर किए गए इस सीज फायर प्रपोजल को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब ये केवल एक अनाउंसमेंट है, पर ये प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का मत कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। अभी तक इस इवेंट में कोई फाइनल डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं और अभी तक ये साफ तरीके से कहा नहीं जा सकता कि इस प्रपोजल से ये पिछले 7 महीने से चल रही वॉर रुकेगी या नहीं रुकेगी। Whatever happens, this remains to be seen and we'll keep following it. फ्रेंड्स, इसी रीजन में इन्हीं कंट्रीज के बीच एक और मेजर डेवलपमेंट हुई है, उसकी भी बात करते हैं। फ्रेंड्स, इजराइल ने पैलेस्टीन और इजिप्ट के बॉर्डर पर लोकेटेड रफा टाउन, जो कि एक मेजर टाउन है जिससे पैलेस्तीन में सप्लाईज भेजी जा रही थी, उस रफा टाउन में रह रहे 1 लाख से ज्यादा पैलेस्टीन पॉपुलेशन को ऑर्डर दिए हैं कि वो इस रफा टाउन को पूरे तरीके से खाली कर दें, क्योंकि हम यहां पर अब अटैक करने वाले हैं। और इसी ऑर्डर से रिलेटेड अब ये नेक्स्ट न्यूज है। फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को बोला है कि वो रफा टाउन में अपने अटैक्स ना करें। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज अर्ज्ड द इजरायली प्राइम मिनिस्टर टू रिफ्रेन फ्रॉम लॉन्चिंग एन ऑफेंसिव इन द रफा टाउन ऑफ गाजा। पर फ्रेंड्स, इजराइल के एक्शन से, इजराइल के बिहेवियर से ये लगता है कि वो रफा टाउन में ये अटैक्स करेंगे ही करेंगे। उन्होंने रफा में रह रहे फिलहाल 1 लाख पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को उस टाउन को खाली करने के ऑर्डर भी दे दिए हैं। फ्रेंड्स, अब इस इवेंट में जो भी होता है, क्या इजराइल रफा टाउन में अटैक्स करती है, दिस रिमेन्स टू बी सीन। व्हाटएवर हैपेंस, वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है एनवायरमेंट से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया के नॉर्दर्न हिमालयन स्टेट उत्तराखंड में हो रही काफी सारी फॉरेस्ट फायर्स, जिन फॉरेस्ट फायर्स में से लगभग 90% ऑफ द फायर्स आर मैन मेड। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो उत्तराखंड में फिलहाल हो रही फॉरेस्ट फायर्स पर पिटीशन सुनने के लिए तैयार हैं, जिस पिटीशन में बोला गया है कि उत्तराखंड में हो रही इन फॉरेस्ट फायर्स में से 90% ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स आर मैन मेड, नॉट नेचुरल। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में
पिछले 6 महीनों में 900 से भी ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स रिपोर्ट हुई हैं और इन 900 फॉरेस्ट फायर्स में से लगभग 350 आर मैन मेड फॉरेस्ट फायर्स, जिनको लेकर पुलिस केसेस भी रजिस्टर किए जा चुके हैं। अब इस इवेंट में भी जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, जो भी एडिटोरियल्स होते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट होता है, उसको हम फॉलो करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स, इजराइल के द्वारा की गई अनाउंसमेंट में, जिस अनाउंसमेंट में इजराइल ने गाजा के रफा टाउन में रह रहे 1 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को बोला था कि वो इस रफा टाउन को खाली कर दें और कहीं और चले जाएं क्योंकि हम यहां पर अटैक करेंगे, तो इस इवेंट में एक और डेवलपमेंट ये है कि इजराइल की आर्म्ड फोर्सेस ने इस रफा टाउन का कंट्रोल ले लिया है। इजराइल ने वहां पर अपने टैंक्स और अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भेज दिया है और इजराइल हैज डन दिस disregarding the warnings from its allies such as the United States. Friends, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को बोला था कि वो रफा पर अटैक ना करें। पैलेस्टीन की पॉपुलेशन ऑलरेडी ही एक क्राइसिस की सिचुएशन से जूझ रही है। यूनाइटेड नेशंस की भी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज जो इस समय गाजा में प्रेजेंट हैं, उन्होंने भी बोला है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुकता और अगर ये राफा टाउन में अटैक होता है तो इस रीजन में हाई चांसेस हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो जाए। फ्रेंड्स, गाजा का रफा टाउन काफी क्रूशियल टाउन है क्योंकि ये टाउन एक एंट्री पॉइंट है। गाजा में अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी एड पहुंचाना चाहती, मदद पहुंचाना चाहती है, खाना पहुंचाना चाहती है या एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज पहुंचाना चाहती है, तो सिर्फ ये ही टाउन एक ऐसी एंट्री लोकेशन है जिसके थ्रू गाजा को एक्सेस किया जा सकता है। और अगर इजराइल यहां पर अटैक कर देती है तो ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन के लिए। दिस विल इम्पैक्ट द एड फ्लोज इनटू गाजा। फ्रेंड्स, इस इवेंट में जो भी होता है, व्हाटएवर हैपेंस, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज एक मेजर न्यूज है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ये न्यूज इवेंट रिलेटेड है सुमात्रा कंट्री में लोकेटेड एक ओरंगुटैन से, जिस ओरंगुटैन के चेहरे पर चोट लगी और फिर ये ऑब्जर्व किया गया कि इस ओरंगुटैन ने कुछ नेचुरल प्लांट्स को यूज कर अपने वुंड को हील कर लिया है। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि सुमात्रा में लोकेटेड एक एडल्ट मेल ओरंगुटैन ने, जिसका नाम है राकुस, उसने अपने चेहरे पे हुई एक इंजरी को हील करने के लिए अपने आसपास उग रही एक स्पेशल प्लांट की लीव्स को चबाया, च्यू किया और च्यू करने के बाद उसको अपने चेहरे पर एज अ बैंडेज की तरह यूज किया। ही अप्लाइड द च्यूड अप लीव्स एंड द जूस डायरेक्टली टू हिज वुंड। फ्रेंड्स, इस ओरंगुटैन ने जिस इस प्लांट को एक बैंडेड की तरह यूज किया, वो प्लांट काफी कॉमनली नोन है अपनी पेन रिलीविंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के लिए। पर किसी एप का, किसी जानवर का बिना किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस के खुद ऐसा करना, ये अपने आप में एक मेजर इवेंट है। फ्रेंड्स, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया हो कि किसी वाइल्ड एनिमल ने ऐसे किसी प्लांट को इस्तेमाल किया हो अपने आप को हील करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एन एक्ट ऑफ डिलिबरेट सेल्फ मेडिकेशन हैज बीन सीन बाय साइंटिस्ट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है सेंटर के द्वारा दी गई एक स्टेटमेंट से। सेंटर के इस स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट है रिसेंटली रिलीज की गई कुछ रिपोर्ट्स, जिस रिपोर्ट में बोला गया था कि इंडिया के मेजर स्पाइस प्रोड्यूसिंग कंपनी एमडीएच और एवरेस्ट के द्वारा बाहर एक्सपोर्ट किए जाने वाले स्पाइसेस में पेस्टिसाइड्स का लेवल सेफ लेवल से काफी ज्यादा है, जिस वजह से बाहर कंट्रीज में इन दोनों कंपनीज को बैन भी किया जा चुका है। आइए बात करते हैं कि सेंटर ने इस कॉन्टेक्स्ट में क्या स्टेटमेंट दी है। तो फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि इंडिया में जितने भी फूड आइटम्स प्रोड्यूस होते हैं, उन फूड आइटम्स के लिए जरूरी है, उन फूड आइटम्स पर ये रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि ये प्रोड्यूसर्स ग्लोबल लेवल से कंप्लायंट जितने भी मोस्ट स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करें इन द केस ऑफ पेस्टिसाइड्स रेजिड्यूज। मतलब इंडिया में जितने भी फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं विच आर रेगुलेटेड by the Food Safety and Standards Authority of India FSSAI, उन फूड प्रोडक्ट्स पर पेस्टिसाइड रेजिड्यू के केस में हाईएस्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं
कि उन एडिबल प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड के रेजिड्यू काफी कम होंगे और इंडिया में पेस्टिसाइड रेजिड्यू का लेवल ग्लोबल लेवल से कंपैरेबल ही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बोलती है कि मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट्स, जिस रिपोर्ट में ये बोला गया था कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में फूड कंपनीज को पेस्टिसाइड रेजिड्यूज के केस में 10 गुना ज्यादा पेस्टिसाइड रेजिड्यू छोड़ने की परमिशन देती है। ये ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स पूरे तरीके से गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बोलती है, आई रिपीट अगेन, कि इंडिया में जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू का रेगुलेटरी लेवल है वो ग्लोबल लेवल से ही कंपैरेबल है। वो जितना ग्लोबली रिकमेंडेड लेवल है उतना ही है। फ्रेंड्स, आई होप आपको पता है कि हांगकांग कंट्री और सिंगापुर कंट्री में उनके फूड रेगुलेटर ने इंडिया की एमडीएच कंपनी को और एवरेस्ट कंपनी के प्रोडक्ट्स को बैन किया है काफी सारे केसेस में, क्योंकि इन स्पाइस कंपनीज के प्रोडक्ट में पेस्टिसाइड इथाइलिन ऑक्साइड के लेवल ग्लोबली एक्सेप्टेबल लेवल से काफी ज्यादा थे। और फ्रेंड्स, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको ये पेस्टिसाइड इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में पता होना चाहिए। सो कीप दिस इन माइंड। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी में पहले इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पीडीएस से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया इंडिया से अनियन के एक्सपोर्ट का बैन, जिस बैन को अब हटा दिया गया है। आइए इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले 6 महीनों से इंडिया से अनियन के एक्सपोर्ट पर लगाया गया बैन, अब उस बैन को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हटा दिया जा चुका है। पर इस बैन को पूरे तरीके से नहीं हटाया गया है। गवर्नमेंट ने अनियन एक्सपोर्ट पर लगाए गए ब्लैंकेट बैन को तो हटा दिया है, पर फिर भी कुछ कंडीशंस हैं जो इस समय जरूरी है कि एक्सपोर्टर्स उनको फॉलो करें। वो 2 कंडीशन, पहली कि इंडिया से होने वाले अनियन एक्सपोर्ट्स का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस होगा $550 पर टन और उन एक्सपोर्ट्स पर एक 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी भी एप्लीकेबल होगी। तो मतलब इंडिया से अनियन के एक्सपोर्ट अब किए तो जा सकेंगे, पर फिर भी ये एक्सपोर्ट अभी पूरे तरीके से फ्री नहीं है एंड दे आर हाईली रेगुलेटेड। फ्रेंड्स, अनियन के एक्सपोर्ट बैन को पहली बार लगाया गया था दिसंबर 2023 में, क्योंकि उस समय इंडिया में फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा और ये रिस्क था कि डोमेस्टिक लेवल पर इंडिया में अनियन की सप्लाई कम हो सकती है, जिसकी वजह से ये फूड इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। तो इस फूड इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इंडिया से अनियंस को एक्सपोर्ट अब नहीं किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, और ग्लोबल लेवल पर अनियन के प्राइसेस काफी इंक्रीज हुए हैं हाल ही के समय में, क्योंकि अनियन के मेजर प्रोड्यूसर्स और ग्लोबल सप्लायर इंडिया, पाकिस्तान और इजिप्ट, इन तीनों कंट्रीज ने ही अपनी अपनी कंट्रीज में डोमेस्टिक रीजंस की वजह से एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है चाइना के द्वारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में की जा रही रोड कंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोकेटेड शक्शगम वैली में चाइना रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है। एज यू कैन सी इन दिस मैप, हियर इज वेयर द शक्शगम वैली इज लोकेटेड। ये पूरा रीजन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इस स्पेसिफिक रीजन को 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दी। इस एग्रीमेंट को इंडियन गवर्नमेंट आज तक प्रोटेस्ट करती है और इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक इस एग्रीमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये पूरा रीजन, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो या वो शक्शगम वैली हो या वो अक्साई चीन हो, ये रीजन इंडिया का है। तो फ्रेंड्स, चाइना जो शक्शगम वैली में रोड कंस्ट्रक्शन कर रही है, इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने चाइना के इस एक्शन को, चाइना के इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को प्रोटेस्ट किया। ये हाई ऑल्टीट्यूड रीजन सियाचिन ग्लेशियर के साथ में ही लोकेटेड। इंडिया का कहना है कि शक्शगम वैली इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज टेरिटरी। और इंडिया 1963 में हुई चाइना और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री एग्रीमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता, जिस एग्रीमेंट की मदद से पाकिस्तान ने इस शक्शगम वैली को चाइना को सीड कर दिया था, चाइना को दे दिया था। फ्रेंड्स, अब इस इवेंट में भी जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, वील कीप फॉलोइंग इट। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से
इस इवेंट में काफी सारी ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, शक्सगम वैली, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना और पाकिस्तान के बीच हुआ बाउंड्री एग्रीमेंट विच हैपेंड इन 1963। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है अप्रैल के महीने में हुए जीएसटी कलेक्शंस। तो फ्रेंड्स, अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2023 में आज तक के ऑल टाइम हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुए हैं विच आर एट 2.1 लाख करोड़ रुपीस, जो कि पिछले साल अप्रैल में हुए कलेक्शन से 12.4% ज्यादा है। पिछले साल अप्रैल में यानी कि अप्रैल 2023 में ये जीएसटी कलेक्शन हुए थे 1.87 लाख करोड़। फ्रेंड्स, यू शुड ऑल्सो नो कि अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन आमतौर पर ज्यादा ही होते हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के पर्सपेक्टिव से आखिरी महीना होता है। इट इज द लास्ट फाइनेंशियल मंथ ऑफ द ईयर। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है सेंटर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की गई पिटीशन से, जिस पिटीशन में सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट से बोली थी कि उनको इतनी परमिशन दे दी जाए कि वो स्पेक्ट्रम का कुछ ऐसा पार्ट जिसको ऑक्शन करना फिजिबल नहीं है ड्यू टू वेरियस टेक्निकल रीजंस, और जिस स्पेक्ट्रम को इंडिया के स्पेशल पर्पसेस के लिए, फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या डिफेंस पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये परमिशन दे दे कि वो स्पेक्ट्रम के इस छोटे से पार्ट को ऑक्शन ना करे और अपनी मर्जी से जिसको चाहे उसको एलोकेट कर सके। इस एलोकेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन बोला जाता है। इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस एडिशन में भी बात की थी। आइए बात करते हैं कि इस इवेंट में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट के इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड द एप्लीकेशन फ्रॉम सेंटर टू अलाउ एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स, कोर्ट में ऑब्जर्व किया जाता है कि इंडिया का टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एक स्कार्स रिसोर्स है, एक फाइनाइट रिसोर्स है और एक काफी कम क्वांटिटी में अवेलेबल रिसोर्स है, और जरूरी है कि स्पेक्ट्रम को जब एलोकेट किया जाए उस एलोकेशन के लिए एक ओपन और ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस को फॉलो किया जाए। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल पहले भी एग्जैक्टली ये ही बात बोली थी, जिस जजमेंट को 2G स्पेक्ट्रम जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे शब्दों में ये ऑर्डर दिए थे कि इंडिया में स्पेक्ट्रम का अब जो भी एलोकेशन होगा वो केवल और केवल ऑक्शन के तरीके से ही होगा, क्योंकि ऑक्शन का तरीका फेयर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, और ऑक्शन के द्वारा किए गए एलोकेशन में करप्शन के चांसेस काफी कम होते हैं। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडिया के सदर्न स्टेट बेंगलुरु, जहां पर अप्रैल के महीने में जरा सी भी बारिश नहीं हुई है और पिछले 41 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, बेंगलुरु ने पिछले 40 साल में अब तक का सबसे ड्राइएस्ट अप्रैल एक्सपीरियंस किया है। अप्रैल के महीने में बेंगलुरु में जरा सी भी बारिश नहीं हुई है। जीरो रेनफॉल हैज बीन रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन बेंगलुरु। और इससे पहले यानी कि 2024 की इस सूखी अप्रैल से पहले 1983 में ऐसा हुआ कि अप्रैल के महीने में जरा सी भी बारिश ना हुई हो। अब ऐसा क्यों हुआ है? दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज। फ्रेंड्स, ये आज का एक्सप्लेनर पीस है। इसका कॉन्टेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम की स्कीम, जिस स्कीम में अपने देश में आने वाले पॉलिटिकल असाइलम सीकर से डील करने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने एक नई स्कीम को बनाया था, जिसमें यूनाइटेड किंगडम ने बोला था कि वो अपने देश में आने वाले असाइलम सीकर्स को रवांडा भेज देंगे, जो अफ्रीका में लोकेटेड एक कंट्री है। आइए इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अप्रैल 2022 में यूनाइटेड किंगडम ने और रवांडा की कंट्री ने एक एग्रीमेंट को साइन किया, जिस एग्रीमेंट की कोशिश थी कि यूनाइटेड किंगडम में जो भी अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन होती, यूनाइटेड किंगडम में इलीगल तरीके से जितने भी माइग्रेंट आते हैं, ये बोलकर कि उनको असाइलम की जरूरत है क्योंकि उनकी होम कंट्री में उनको खतरा है। तो ऐसी सिचुएशन से डील करने यूनाइटेड किंगडम और रवांडा ने एक एग्रीमेंट को साइन किया, और उस एग्रीमेंट में ये बात की गई थी कि ऐसे असाइलम सीकर्स को जो यूनाइटेड किंगडम में आते हैं शरण के लिए, उनको रवांडा में भेज दिया जाएगा, जहां पर उनकी जान को कोई भी खतरा नहीं होगा।
पर फ्रेंड्स अप्रैल 2022 में किए गए इस एग्रीमेंट को यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट की ये पॉलिसी अनलॉफुल है एंड दिस स्कीम कैन नॉट बी अप्लाइड। जिसके बाद इस स्कीम को एक बार फिर से नेगोशिएट किया गया और इसके टर्म्स को रिवाइज किया गया और फिर कुछ एडिशनल और सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए कि यूनाइटेड किंगडम से जिन भी माइग्रेंट्स को रवांडा भेजा जाएगा उनको अब और सेफगार्ड्स दिए जाएंगे ताकि वो रवांडा में और सेफली रह सकें और उनकी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्या अफ्रीकन कंट्री रवांडा रिफ्यूजीज के लिए सेफ है। तो फ्रेंड्स रवांडा एक हाईली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है ग्लोबल लेवल पर ही, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 13 लाख है। देयर आर 13 मिलियन रेजिडेंट्स इन रवांडा। और फ्रेंड्स रवांडा जिसने हाल ही के समय में थोड़ी सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को विटनेस किया है, पर फिलहाल भी वो ग्लोबल लेवल पर ही वर्ल्ड्स लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का ही पार्ट है। फ्रेंड्स रवांडा की गवर्नमेंट को एक्यूज किया जाता है, उस पर ये चार्जेस हैं कि वो अपने देश में डिसेंट को सप्रेस करते हैं, मीडिया को हाईली कंट्रोल रखते हैं, रवांडा में फ्री मीडिया नहीं है और रवांडा अपने नेबर में लोकेट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको भी सपोर्ट करती है। फ्रेंड्स ह्यूमन राइट वॉच जो कि एक ग्लोबल एनजीओ है, उसने भी अपनी काफी सारी रिपोर्ट्स में ये कहा है कि रवांडा में ऐसे काफी सारे केसेस हैं जहां पर लोगों को बिना किसी चार्जेस के जेल में डाल दिया गया हो, उनके साथ गलत ट्रीटमेंट की गई हो, उनको टॉर्चर किया गया हो, जिस टॉर्चर से उनकी जान भी चली गई हो। तो इट कैन बी सेड दैट रवांडा जो कि वर्ल्ड्स लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, वो रेफ्यूजीज के लिए सेफ नहीं है अनलेस एंड अनटिल काफी सारे सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड हों उन रेफ्यूजीज की सेफ्टी के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि रवांडा वो ऐसा क्यों चाहेगा कि यूनाइटेड किंगडम उनके देश में आए असाइलम सीकर्स को रवांडा भेजे और रवांडा उनको एक्सेप्ट कर ले। व्हाई वुड रवांडा वांट दैट? तो फ्रेंड्स इस असाइलम प्लान में यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने रवांडा के साथ जो एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट में बोला गया है कि यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट रवांडा को काफी सारे पैसे देगी। यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट विल प्रोवाइड डेवलपमेंट फंडिंग टू रवांडा कि वो अपने डोमेस्टिक लेवल पर डेवलपमेंट करने के लिए उस फंड को इस्तेमाल कर सके और उनके देश में आने वाले रिफ्यूजी से भी जो भी खर्चा होगा, इट विल कवर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेटिंग ईच रिलोकेटेड पर्सन। मतलब जितने भी रिफ्यूजी यूनाइटेड किंगडम से रवांडा में भी आएंगे, उनसे रिलेटेड भी जो भी खर्चा होगा, वो खर्चा भी पूरे तरीके से यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट बेयर करेगी। फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने तो केवल 300 रिफ्यूजीज के लिए ही अब तक रवांडा को 220 मिलियन पाउंड्स रुपीस ट्रांसफर कर दिए हैं और एक्सपेक्टेड है कि यूनाइटेड किंगडम लगभग 600 मिलियन पाउंड्स तक खर्चा करने के लिए तैयार है, विच मीन्स रवांडा कंट्री को काफी हेल्दी लेवल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे यूनाइटेड किंगडम की इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। दैट इज व्हाई रवांडा इज वेरी ईगर to implement this policy. Now that's all for today, friends. See you in the next edition. Goodbye.